दिन के बाद, लंबे इंटरवल के बाद आज हमने एक नया वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं, नया सीरीज के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, जिसको बोला जाता है थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे हर चीज़ के लिए एक रूल होता है और हर एक मैनुअल के साथ हमारे पास आता है। अगर हम लोग मोबाइल लाते हैं तो एक मैनुअल होता है, हम लोग बाइक लाते हैं तो एक मोबाइल आता है, एक मैनुअल आता है, एक कार लाते हैं तो एक मैनुअल आता है। हर चीज़ के साथ वैसे मैनुअल आता है और वो जो मैनुअल होता है उस पर उसका गाइडलाइन डूज और डू नॉट ये दोनों लिखा होता है। तो उसी तरफ हम लोग को जब सैलरी मिलता है तो उसके लिए कुछ मैनुअल आता है क्या? अगर नहीं आता है तो उसके लिए भी कुछ रूल है। अगर उस रूल को हम लोग फॉलो कर ले तो अपना ज़िंदगी में कभी भी कोई भी फाइनेंशियली दिक्कत नहीं आने वाला है, वो इजीली और स्मूथली मैनेज हो पाएगा। तो ये थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या बोल रहा है? ये जो बोल रहा है कि एक आदमी का जितना मंथली इनकम है उसका 30% उसका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होना चाहिए। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बोलने से घर का सारा खर्चा, जैसे घर का खाने पीना, घर का रेंट, ये सारे चीज़ उसी में आना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड टू इनकम, एक आदमी के सैलरी को लेके ये डिपेंड करता है। कैसे करता है आगे दिखेंगे। फिर उसका जो आता है 30% उसका ईएमआई होना चाहिए। आज के दिन में हर चीज़ ईएमआई मिल रहा है तो हर किसी के पास एक छोटा मोटा कोई भी ईएमआई होता है, लेकिन उसका इनकम का 30% ही ईएमआई होना चाहिए। अगर उसका ऊपर का ईएमआई होता है तो उसका आगे का लाइफ उतना इजीली और उतना स्मूथली बैलेंस होकर नहीं चल पाएगा। और वो दोनों के छोड़ के आज के दिन में जो सबसे बड़ा खर्चा है लाइफस्टाइल, वो सिर्फ 10% ही होना चाहिए। अगर वो 10% से ऊपर होता है तो आगे के लिए दिक्कत है, उतना अच्छा और उतना आराम से नहीं हो पाएगा। तो ये तीनों मिला के हुआ 70%। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे जो 30% हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होना चाहिए। अगर एक आदमी का सैलरी 1 लाख रुपया है तो 30% में उसका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो जाएगा। लेकिन अगर वही आदमी का सैलरी 20,000 रुपया है तो वो 30% में उसका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नहीं हो पाएगा। लेकिन ये एंटायर 70% में उसका सारा खर्चा हो जाएगा। 70% बोलने से 20,000 वाले का 14,000 रुपया हो गया, तो 14,000 में उसका नॉर्मली सारा खर्चा मेंटेन हो जाएगा। तो रेस्ट बचा कितना? और 30%। 70% यहाँ गया, बचा 30%। वो 30% से जो क्या होना चाहिए, वो सेविंग होना चाहिए। वो जो 30% सेविंग होगा उसमें से 50% जो है, वो 30% का 50% बोलने से 15% वो शॉर्ट टर्म का सेविंग होना चाहिए। शॉर्ट टर्म का सेविंग मतलब मिनिमम और मैक्सिमम 5 साल, वो 5 साल ही होना चाहिए। ना 5 साल से नीचे होना चाहिए, ना 5 साल से ऊपर होना चाहिए। क्यों 5 साल होना चाहिए? आइए देखते हैं। अगर एक आदमी का सैलरी 20,000 है और उसका 15% देखा जाए तो 3,000 रुपया होता है। अगर वो 3,000 रुपया 5 साल के लिए सेव करता है तो 1,80,000 रुपया सेव होता है। तो मिनिमम नॉमिनल से नॉमिनल इंटरेस्ट भी पकड़ लेंगे तो उसको और 20,000 करके 2 लाख रुपया मिलेगा। तो जो आदमी महीने का 20,000 रुपया कमा रहा है, उसका ये जो शॉर्ट टर्म का मैच्योरिटी आया 2 लाख रुपया में, वो आपको इनिशियल लाइफस्टाइल को या उसका घर का हुआ, इसका व्हीकल का हुआ, ये सारे अपग्रेडेशन कर सकता है। ये पैसा को आगे कैरी फॉरवर्ड करके नहीं लेना है, लाइफ को भी एंजॉय करते हुए जाना है। तो जो आदमी को 2 लाख रुपया मिलेगा उसमें से वो नया बाइक खरीद सकता है। जो आदमी का सैलरी 20,000 है, उसको अगर नया बाइक है तो उसके लिए एक तो ड्रीम है, वो उसमें कुछ गोल्ड ज्वेलरी खरीद सकता है। वो अपना फैमिली के साथ कहीं लॉन्ग टूर में भी जा सकता है। तो वो जो शॉर्ट टर्म का पैसा है, ये इसको एंजॉय करना है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे पोस्टल आरडी हुआ, बैंक आरडी हुआ, म्यूचुअल फंड का एसआईपी हुआ, इवन एलआईसी का मनी बैक प्लान भी हुआ। वैसे अगर देखेंगे तो और रेस्ट बचा 15%, और ये 15% उसका लॉन्ग टर्म में प्लानिंग होना चाहिए। लॉन्ग टर्म बोलने से मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 35 साल, डिपेंड टू नीड, अपने नीड के हिसाब से। अगर वो आदमी 3,000 रुपया महीने का हिसाब से अगर वो 20 साल कहीं बचा लेता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, तो उसका सेविंग हो जाता है 7,20,000 रुपया। और वो जो 7,20,000 रुपया, उसको अगर हम लोग मैच्योरिटी में कन्वर्ट करेंगे तो 20 साल के बाद उसको करीब करीब 14.5 से 15 लाख रुपया मिल जाएगा। तो जो आदमी का 20,000 रुपया सैलरी है, उसके लिए 14 से 15 लाख जो रुपया आएगा, उसका बच्चे का एजुकेशन के लिए हो, उसका मैरिज के लिए हो, एक तो बड़ा अमाउंट है। तो यही होता है, एक रूल है, और ये रूल को अगर हम लोग फॉलो करें तो आगे का फाइनेंशियल लाइफ जो है अपना वो बैलेंस होकर चलेगा। अगर ये रूल को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो अपना लाइफ उतना बैलेंस हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है।
यहाँ पर एक सवाल आता है, नहीं सर आज के दिन में आप 14 लाख का बात कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम 14 लाख में महंगाई तो बढ़ गया होगा, कैसे होगा? एग्जैक्टली सही है आप जो बोल रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ेगा तो इतने दिनों का बीच में आपका इनकम भी बढ़ा होगा ना। हमने यहाँ परसेंट के बारे में बात किया है, हमने यहाँ फिगर के बारे में बात नहीं किया है। तो जैसे जैसे आपका अर्निंग बढ़ते बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपको वो परसेंट को मेंटेन करते करते जाना जरूरी है। और जो लॉन्ग टर्म का प्लानिंग होगा कहाँ होना चाहिए, अगर अपने यहाँ हम लोग देखेंगे तो लॉन्ग टर्म का प्लानिंग के लिए सिर्फ 2 प्रोडक्ट है, एक हो गया PPF और दूसरा हो गया LIC। तो ये दोनों में से कौन सा बेहतर है अगर देखा जाए तो LIC इज ऑलवेज बेहतर है, क्योंकि LIC जो है वो क्रेडिट एंड सेव फार्मूला में काम करता है। पहले दिन से ही हमारा वो अमाउंट, पहले इंस्टॉलमेंट के बाद हमारा वो 7 लाख 7.5 लाख रुपया जो हमने टारगेट लिए हैं वो डे 1 से ही गारंटी हो जाता है, जो PPF में नहीं हो पाता है। और हम लोग लॉन्ग टर्म के खर्चा में क्या क्या लेते हैं, जो अपना लाइफ का कंपल्सरी फ्यूचर नीड या श्योर इवेंट है, जैसे बच्चे का एजुकेशन, बच्चे का शादी, अपना रिटायरमेंट, ये सारे श्योर इवेंट है। तो ये सब का जो खर्चा है ये LIC में इसीलिए होना चाहिए क्योंकि ये जो खर्चा है मैं रहने से भी लगेगा और ना रहने से भी लगेगा, ये श्योर इवेंट है। तो श्योर इवेंट का प्लानिंग इसी से ही होना अच्छा है और बेहतर है। तो थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए इतना है।